अपने पंजाब के लोग ज्यादातर कौन से देश में जाते हैं? कनाडा। कौन से में जाता है? कनाडा। उस समय भी अपने भाई बंधु किधर जा रहे थे? कनाडा। इसलिए कनाडा की सरकार ने रोक लगा दी, उसने कहा भाई साहब सारे तुम ही आ गए यार, इसलिए हम तुम्हें आने, भाई कोई देश का है आने दे तो आने दे, नहीं आने दे तो नहीं आने दे। तो कनाडा की गवर्नमेंट ने रोक लगा दी कि भाई इतने ज्यादा लोग हमारे आ नहीं सकते। और कनाडा ना अपने को ज्यादा साल नहीं हुए, 1840 के बाद में जाने शुरू हुए। 1840 के आसपास में कोई ब्रिटेन की रानी कनाडा गई थी कि भाई कनाडा जो है ना ब्रिटेन का अभी तक वो है, क्या बोलते हैं इनको, वो डोमिनियन, क्या बोलते हैं डोमिनियन, बताई थी दिन बात की थी अपन थोड़ी। तो अभी तक भी ब्रिटेन का क्या माना जाता है? डोमिनियन। मतलब वो ये मानते हैं कि कनाडा का जो भी राष्ट्राध्यक्ष उनका हेड ऑफ नेशन होगा वो ब्रिटेन का राजा या रानी होगा। तो ब्रिटेन की रानी दौरा करने के लिए गई, तो उसके साथ में उसके मार्शल जो उसके सिक्योरिटी गार्ड थे वो गए। उन सिक्योरिटी गार्ड में एक अपने पंजाबी थे, वो कनाडा से वापस आए नहीं, वहीं रह गए। अब कनाडा लंबा चौड़ा देश, आप मैप में देखना कनाडा खूब सारा लंबा चौड़ा देश पड़ा है, जनसंख्या कम, तो उनके खेती करने वाले लोग ही नहीं होते। पंजाब के लोग अपने मेहनती होते हैं, इसलिए उन्होंने वहां खेती वेती करनी शुरू कर दी। तो उनके समझ में आया कि यार यहाँ तो जमीन बड़ी है ज्यादा, लोग है कम, तो उन्होंने इधर फोन मिला कि भाई लोगों सामान चक लो अपने। तो अपने वाले सारे के सारे यहां से कहां जा रहे थे? कनाडा। तो उनको लगा हुआ है दिल्ली आ रहे हैं, तो कनाडा गवर्नमेंट ने रोक लगा दी कि भाई साहब इस प्रकार से हम लोगों को आने, इस प्रकार से लोगों को आने नहीं देंगे। और बड़ा अजीब सा कानून बना दिया। उन्होंने कहा कि जो भारत से चले और कनाडा तक बीच में कहीं नहीं रुके वो तो आ सकता है, बाकी को नहीं आने देंगे। अब ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि तब पानी वाले जहाज थे, पानी वाले जहाजों में जाते, और इतने बड़े जहाज थे ही नहीं कि भारत से चले कनाडा पे जाकर रुके, बीच में फ्यूल के लिए रुकना पड़ता था। तो कहा बीच में रुकोगे तब तो हम आने नहीं देंगे, और बीच में नहीं रुकोगे तो हम आने देंगे। ना ना नोमन तेल होगा ना राधा, हिंदी का एक मुहावरा है कि ना तो नोमन तेल होगा ना राधा, न तो ये काम होगा न वो अंदर आ पाए। अब कैसे हो सकता है जब इतने बड़ा जहाज ही नहीं सीधा चला जाए तो कोई भी आएगा नहीं, सीधा सीधा। तो उन्होंने कहा नहीं कि आना नहीं है, उनका आ सकते हो, बीच में रुकना नहीं है। वैसे बीच में तो रुकना पड़ेगा। कुल मिलाकर उन्होंने अपने आने पे क्या लगा दी? रोक। थोड़े दिनों बाद कोई 5-7 इंडियन को अंदर कनाडा ने आने की अनुमति दे दी। कोई लॉ था, वो जो भी लॉ बनाया था उसमें कोई एक आधी कमी थी, इंडियंस को पता चला कि ये कमी है, इस प्रकार से जाते हैं तो जाने देते हैं। अपने वाले घुस गए, कानूनों में कमियां निकालना अपने वालों से ज्यादा अच्छा कोई भी जानता, घुस गए भाई साहब अंदर। उनका ऐसा ये देख लो ये लिखा हुआ ना, तो अपने वाले घुस गए। अब ये बात अपने बाकी लोगों को पता चली कि वैसा अभी अभी अपने 5-7 बंदे कहां चले गए? कनाडा। तो अपने वालों को ये लगा कानून हट गया। तो अपने सिंगापुर में एक पंजाबी रहते थे, उनका नाम था गुरदीत सिंह। क्या नाम था? क्या नाम है? कहां रहते हैं? सिंगापुर में एक पंजाबी रहते हैं गुरदीत सिंह। इनको लगा कि अब समय आ चुका है, अब अपने कहां चलना चाहिए? कनाडा। क्या सिंगापुर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, कहां चलते हैं? कनाडा। इन्होंने एक जहाज किराए पे लिया, उस जहाज का नाम था कामागाटामारू। जहाज का नाम क्या था? एक जापानीज शिप था, जापानी जहाज था। जापानी जहाज का नाम क्या था? कामागाटा। हांगकांग बंदरगाह पे लगाया। कौन से बंदरगाह पे? हांगकांग देश है, हांगकांग बंदरगाह पे लगाया। और बंदरगाह पे लगा क्या? कनाडा कनाडा कनाडा। 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। और भाई साहब 376 यात्री आ गए। कितने यात्री आ गए? अब गुरदीत सिंह जी भाई यहां से वे हांगकांग से रवाना, और कनाडा के एक बंदरगाह पहुंचे, वैंकूवर। कौन से बंदरगाह पहुंचे? वैंकूवर पहुंचे। वैंकूवर पहुंचे, कनाडा वालों ने कहा हाँ भाई साहब कहां से आ रहे हो? हांगकांग से आ रहे हैं। बीच में कहां रुकेगी? यहाँ रुके यहाँ रुके यहाँ रुके यहाँ रुके। और बीच में रुकोगे उनको हम आने की परमिशन, अरे अभी 5-7 दिन पहले आने दिया था, वो कानून में कमी थी हमारे, अब उस कानून की कमी को हमने क्या कर दिया? दूर। अब तुम्हें हम आने, अपने वाले वही तट पे ही बैठ गए। अब तो हम जाएंगे, हम अब यहां से वापस लौटेंगे नहीं। कनाडा गवर्नमेंट कह रही है अंदर नहीं आने देंगे, अपने वाले कह रहे हैं वापस जाएंगे नहीं। अब कनाडा में अपने भाई लोग और रहते हैं, अंदर और लोग बैठे हैं। उन्होंने किसका सपोर्ट किया? अपने वालों को। उन्होंने कनाडा गवर्नमेंट का ना हमारे भाइयों को आने दो। कनाडा वालों ने कहा तुम्हें भी जाना है तो जहाज खड़ा है, इनको अंदर तो आने। तो अपने वाले भाइयों ने कहा नहीं, हम हमारे वो भाई जो तट पे बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं? शोर तट पे बैठे हैं, कोस्टल पे बैठे हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। इसलिए कनाडा में रहने वाले जो इंडियन थे उन्होंने कमेटी बनाई, तटीय समिति। कौन सी समिति बनाई? तट पे बैठे हुए लोगों के लिए समिति बनाएगी, इसलिए कौन सी समिति? शोर कमेटी बनाया गया, तटीय समिति बनाएगी। इवन यूएस में जो इंडियन रहते थे उन्होंने सपोर्ट किया। यूएस वाले इंडियन ने भी कहा कि कनाडा वालों को, हमारे भाइयों को अंदर आने देना पड़ेगा, ये तरीका नहीं है। उनका तुम बुला लो, यूएस वाले अंदर घुसाना चाहते तुम बुला लो। कुल मिला के हमने आंदोलन चलाया, लेकिन इससे कोई भी फर्क पड़ा नहीं। कनाडा वालों ने अंदर नहीं आने दिया तो नहीं आने। इतने में वापस अब जहाज को वापस लौटना है। जहाज वापस आ रहा था, जापान के एक बंदरगाह पे जहाज पहुंचा, इसका नाम है याकोहामा।
कौन से पोर्ट पे? याकोहामा पोर्ट पे जैसे पहुंचा, 1914 का साल है, 1914 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर। क्या शुरू हुआ? तो जैसे जापान के बंदरगाह पर आया, इधर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर जैसे शुरू हुआ, जर्मनी जैसे जर्मनी ने इंग्लैंड के जो भी जहाज थे उनको समुद्र में उल्टा करना शुरू किया। इंग्लैंड का झंडा लगे हुए कोई भी जहाज दिखे, इनको गिराओ। इस जहाज में इंग्लैंड का झंडा था, क्योंकि सारे इंडियन थे। इंडिया को तब बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोला करते? तो ब्रिटिश इंडिया का जहाज है, ब्रिटिश इंडिया का जहाज है, तो किसका झंडा लगेगा? इंग्लैंड का। इंग्लैंड को पता चला अपना झंडा लगा हुआ एक जहाज समुद्र में आ रहा है, और यदि जर्मनी वालों को पता चल गया तो जर्मनी वाले इसको उल्टा कर सकते हैं। उन्होंने समाचार भेजा कि फटाफट इंडिया आ जाओ रे, तुम बीच में रुकना मत अब कहीं। और ये फटाफट इंडिया है। कलकत्ता में अपने एक बंदरगाह, उसका नाम है बजबज। कौन सा बंदरगाह? कहां पे बजबज बंदरगाह? कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे पहुंचा। आगे इंग्लैंड वाले, अंग्रेज तैयार खड़े, अंग्रेजों का रास्ता, अंग्रेज तैयार खड़े। हाँ भाई डॉक्यूमेंट चेक कराओ, कौन कौन गए थे, कहां से गए थे, क्यों गए थे, किससे पूछ के गए थे। अब अपने जनता पुलिस से आज भी डरती है। अंग्रेजों की पुलिस आगे खड़ी थी, चेक कर रही थी, इनको लगा पकड़ेंगे, तो उतरते ही भागे। उस भगदड़ में 18 लोग शहीद हो गए। भगदड़ में कितने लोग शहीद हो गए? पर इस घटना ने भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। एक तो हमें यह लगा कि यार देखो, हम एक गुलाम लोग हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम है, इसलिए कनाडा की गवर्नमेंट हमें अंदर भी घुसने देती नहीं। हमें यह लगा कि हम वापस आए, और वापस आके हमें कागजों के लिए तंग किया जा रहा था, इसलिए भगदड़ में हमारे लोग मारे गए। 1914 में एक और बड़ी बात होती है, तिलक 6 साल की सजा काट के वापस बाहर आ जाते हैं। हमने पढ़ा था 1908 में तिलक को धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में 6 साल के लिए मांडले जेल भेजा, पढ़ा था। अब 1908 में भेजा, 6 साल कब होंगे? 1914। तो 14 में तिलक जेल से आ गए बाहर। तिलक बाहर आए, तब तिलक को समझ में आया कि आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस में घुसना पड़ेगा। बिना कांग्रेस में घुसे आंदोलन तो चलेगा। और इधर कांग्रेस वाले तिलक को लेने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस वाले करेंगे नहीं भाई साहब, तिलक को हम नहीं लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। कौन कौन बड़े नेता है? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह। और वो कह रहे हैं तिलक तो मैं आंखों देखा नहीं हुआ, इसने हमारे उस दिन चपले मारी थी, इस सूरत अधिवेशन में लड़ाई हुई थी इनके बीच, इसको तो हम अंदर आने। तिलक ने कहा मर जाओ तुम दोनों। वो 1915 में मर गए। 1915 में किस किस की डेथ हुई? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह। तिलक अब कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में आगे तिलक ने कहा कि अपने एक आंदोलन करते हैं, होम रूल आंदोलन। कौन सा करते हैं? कौन सा करते हैं? दो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, एक तो कर रही है एनी बिसेंट। कौन कर रही है? एक कौन कर रहे हैं? तिलक। एनी बिसेंट ने बात की। एनी बिसेंट थी आयरलैंड की। कहां की थी? आयरलैंड पे भी इंग्लैंड का कब्जा था। तो आयरलैंड वालों ने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। क्या नाम था? देखो दो नाम है, होम रूल। होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, घर में शासन। मतलब आयरलैंड वालों ने यह मांगा कि हम इंग्लैंड से पूरी आजादी नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं आयरलैंड के अंदर जो भी होगा वो आयरलैंड वाले करेंगे, बाहर जो हो इंग्लैंड देख ले। अमेरिका के साथ संधि करनी है कि नहीं करनी, इंग्लैंड जाने, इंग्लैंड का काम जाने। किसी के साथ में युद्ध करना है कि नहीं करना, इंग्लैंड जाने, इंग्लैंड का। घर के अंदर जो होगा वो तो कौन करेंगे? आयरलैंड वाले। बाहर का बाहर देखे। तो एनी बिसेंट ने भी कांग्रेस वालों को कहा कि तुम मांग रहे हो स्वराज। क्या मांग रहे हो? स्वराज का तो मतलब है अंग्रेजों से हमारा कोई लेना देना, तलाक तलाक तलाक। अपने ऐसा नहीं करते भाई साहब, अपने ये कर लेते हैं कि अंदर के मामले इंडियंस के पास, बाहर के मामले एक बार अंदर वाले तो लो, एक बार अंदर वाले लेंगे, थोड़े दिन बाद में कहेंगे बाहर वाले भी दो। अंगुली पकड़ के पहुंचा पकड़ना है। पहले क्या पकड़नी है? अरे एक बार को अंगुली पकड़वा दे, फिर तो भाई साहब यहां चढ़ जाएंगे अपने। एक बार रास्ता तो मिले यार अपने कम से कम चलने का। एनी बिसेंट आयरलैंड की थी, आयरलैंड में ही हो चुका था। तो उसने कांग्रेस वालों का, कांग्रेस वालों ने कहा कि मैडम 1 साल बाद करेंगे। कब करेंगे? 1 साल बाद में देखेंगे ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो एनी बिसेंट ने कहा 1 साल का टाइम है, तुम यदि कर दो तो ठीक है, वरना मैं करूंगी, अलग से करूंगा। कांग्रेस ने ठीक है। पहली बात तो कांग्रेस कर देगी होम रूल मूवमेंट, यदि कांग्रेस नहीं करेगी तो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। तो कांग्रेस तो आंदोलन करने के लिए मानी नहीं। तिलक ने बात सुनी, तिलक गए एनी बिसेंट के पास, और तिलक ने जाके एनी बिसेंट को कहा कि मैडम वो कल को आप मूवमेंट कर रहे थे, कौन सा है बताओ देंगे। मैडम ने कहा होम रूल मूवमेंट। तिलक ने कहा अंग्रेजी थोड़ी कमजोर, हिंदी में समझाओ क्या है। कहा होम का मतलब घर, रूल का मतलब शासन। घर में शासन का अधिकार किसके पास होना चाहिए? इंडियन। तो उन्होंने कहा मैडम शानदार प्लान, आंदोलन करो। मैडम आप आंदोलन करो, मैं तुम्हारे। मैडम ने कहा सॉरी तिलक, मैं कांग्रेस को 1 साल का कमिटमेंट कर चुकी हूं कि 1 साल का टाइम है, कांग्रेस आंदोलन कर देगी तो ठीक है, वरना फिर मैं आंदोलन करूंगा। तिलक ने कहा मैम कांग्रेस वालों को आप नहीं जानते, मैं जानता हूं इनको।
ये निकम्मे हैं, ये 3 दिन की मीटिंग करते हैं, 3 दिन का तमाशा करते हैं, इसके अलावा कोई भी काम करते नहीं। और मैं आपको पक्का कहता हूं, मैं ये आंदोलन आज करें कल करें यानी सेना का, पर फिर भी कमिटमेंट ही होता है। अब भले नहीं करे, लेकिन मैं 1 साल से पहले आंदोलन करूंगी। तिलक ने कहा ठीक है, गुड आइडिया मैम। तो तिलक ने आइडिया किससे लिया? और तिलक ने कर दिया आंदोलन। किसने कर दिया? तो बापड़ी एनी बिसेंट भाग के कांग्रेस वालों के पास गए, कांग्रेस वालों मेरा आइडिया लेके किसने आंदोलन कर दिया और तुम करो। कांग्रेस ने कहा सॉरी, हम आंदोलन। फिर थोड़े दिन बाद में किया एनी बिसेंट ने। तो तिलक शुरू करते हैं अप्रैल में, कब करते हैं? एनी बिसेंट करती है सितंबर में, कब करती है? तो होम रूल आंदोलन हमारे 2 नेताओं ने चलाया। किस किसने? तिलक और एनी बिसेंट। तिलक कब चलाते हैं, एनी बिसेंट कब चलाती? कहने को तो ये भी कह सकते हैं दोनों साथ चला लेते, दोनों ने अलग अलग क्यों चलाया? पर बाद में एनी बिसेंट का एक स्टेटमेंट है कि मेरे कुछ समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते, तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद, हालांकि हम दोनों, अरे हालांकि हम दोनों में किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पर चूंकि समर्थक नहीं चाहते इसलिए हम आंदोलन क्या चलाएंगे? अलग। इसलिए पूरा इलाका अलग, तुम यहां चलाओ मैं यहां चलाओ। तो कौन कौन से इलाके होंगे बताओ? देखिए, महाराष्ट्र किसको छोड़ के? बॉम्बे। और कौन सा? मध्य प्रांत। और कौन सा? कर्नाटक। और कौन सा? बराबर। अब करना क्या अपने को? तो तिलक, अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लोगों को समझाए कैसे हमें क्या चाहिए। बस तिलक ने गांव में जाके लोगों को कहा कि हम होम रूल आंदोलन चलाएंगे। लोगों को अंग्रेजी कहां से आती? होम रूल क्या होता है? लोगों ने कहा सर होम रूल क्या होता है? तो तिलक ने कहा आपके गांव में क्या कमी है? तो उन्होंने कहा हमारे गांव में सड़क नहीं है, अपने सड़क का आंदोलन चलाएंगे, होम रूल है। हमारा राज होता तो हम सड़क बना लेते, अंग्रेजों का राज इसलिए अंग्रेज सड़क नहीं बना रहे। दूसरे गांव गए, होम रूल चलाएंगे। क्या होता है सर होम रूल? तुम्हारे गांव में क्या कमी है? कि हमारे गांव में पानी की टंकी नहीं है, बस यही होम रूल है, आंदोलन करो। तो स्थानीय मांगों को आंदोलन के साथ में जोड़ा, जो भी लोकल डिमांड्स थी उसको किससे जोड़ दिया? और तिलक ने कहा यही अपने आप में क्या है? होम रूल। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े कि भाई हर किसी की कोई ना कोई डिमांड तो होती है। कोई कह रहा है स्कूल नहीं है, कोई कह रहा पानी की टंकी नहीं है, कोई कह रहा रोड नहीं है, कोई कह रहा लाइट नहीं है। तिलक ने कहा इन सब की मांग करना है अपने आप में क्या है? फिर तिलक ने एक कहा कि राज्य जो है ना वो भाषा के आधार पर बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए? राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए? मराठियों का अलग, कन्नड़ा का अलग, तमिलों का अलग, तेलुगुओं का अलग। बात पे गौर करना है इस पे। तिलक क्या कर रहे हैं? कैसे राज्य होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? हम आगे पढ़ेंगे। 1920 में गांधी जी से हम बात करते हैं। गांधी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस की जितनी भी कमेटियां वो किसके आधार पर बननी चाहिए? मराठों की कमेटी अलग, कन्नड़ा की कमेटी अलग। इसका मतलब तिलक और गांधी जी दोनों कहीं ना कहीं कैसे राज्यों के आधार के पक्ष में? तिलक और गांधी जी कौन सी पार्टी के बड़े नेता थे? कांग्रेस। तो कांग्रेस करे राज्यों का गठन कैसा होना चाहिए? किसके आधार पे? 47 में आपका देश आजाद हुआ। देश आजाद कब हुआ? 48 में कांग्रेस ने कमेटी बनाई जेवीपी। कौन सी कमेटी बनाई? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया बनाई। और उस कमेटी ने कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए। कहा था जब अंग्रेजों का राज था आप करे भाषा के आधार पर राज्य, खुद का राज है तो कहा मजाक कर रहे थे। भाषा के आधार पर राज्य होने, तो कई बार जब हम पावर में होते हैं तब अलग बात करते हैं, पावर में नहीं होते हैं तब, पार्टियां जब विपक्ष में रहती है तब अलग बात करती है, पावर में आती है तब अलग बात। और जनता इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। बीजेपी जब पावर में नहीं थी तो आप देखो 5 साल में बीजेपी ने क्या क्या मुद्दे उठाए, आपको लगेगा उनकी तो बात ही नहीं कर रही है। सेम अब कांग्रेस पावर में नहीं है, अब कांग्रेस जो जो मुद्दे उठाएगी 5 साल बाद में या 10 साल बाद जब कभी भी पावर में वापस आएगी तब उन मुद्दों की कोई भी बात है। जनता मूर्ख बनती रहती है, जनता ताली बजाती रहती है, ऊपर वाले डमरू बजाते रहते हैं, जनता नाचती है उनके ऊपर, है ना। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो जब गवर्नमेंट नहीं आई थी तब उन्होंने कहा था जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सारी फसलों पे एमएसपी देंगे। सारी फसलों पे क्या देंगे? आगे गवर्नमेंट ये तो हम दे ही नहीं सकते ऐसा, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो पहले तुम्हें नहीं पता था? पहले तुमने क्यों कहा था? वोट लेने थे। सारी पार्टियां इसी प्रकार की बात करती है, तो अपने वाले यही बात कर रहे थे। अंग्रेजों का राज है तब तो करे राज्य कैसे होने चाहिए, और जैसे अंग्रेजों का राज मिटा, खुद का राज है तो उनका है भूल जाओ उस बात को, इस प्रकार की कोई बात हमने तो की भी। तो जेवीपी कमेटी साफ साफ मुकर गई कि भाषा के आधार पर राज्य होने ही, ये बात थी। और कॉन्ट्राडिक्शन देखो, फिर श्रीपति रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठे, जैसे ही 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए, राज्य कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। किस आधार पर बनाओ?
भाई तमिलों का राज्य अलग और तेलुगु का राज्य, अंग्रेजों का राज था तब तुम करे थे होना चाहिए, तुम्हारा राज है तब तुमने कहा नहीं होना चाहिए, फिर बनाया भी। कोई स्टैंड, पॉलिटिक्स यही है, जब जो सिक्का चल जाए उसको चला दो भाई साहब, कुछ ज्यादा सिद्धांतों की बात करनी। तिलक ने और काम किया, तिलक ने कहा अपने को रचनात्मक कार्यक्रम करने, क्या करने, कुछ क्रिएटिव काम करना है। जैसे तो तिलक ने अपने समर्थकों का कि गांव गांव में आजकल अपने समस्या हिंदू मुसलमान वाली, आज के बाद ये समस्या नहीं होनी चाहिए, हम काम करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो। तिलक बड़े चेंज हो गए, 6 साल जेल में, ईसाई को बना रखा अध्यक्ष और बात कर रहे एकता कौन सी स्थापित होनी चाहिए, कैसी एकता। तिलक ने और कहना शुरू किया कि भाई हिंदू धर्म में सब बराबर है, ये जो तुम भेदभाव छुआछूत करते हो ना, ये भी क्या होनी चाहिए, समाप्त। तो छुआछूत निवारण करेंगे, क्या करेंगे, अनटचेबिलिटी जो लोगों के साथ की जाती है उसमें भी मैं विश्वास करता। तिलक ने एक और बड़ी जोरदार बात की कि बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा, वो मातृभाषा में होनी चाहिए। कौन सी भाषा में, मदर टंग, जो मम्मी की भाषा है उसी में बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ। महाराष्ट्र के बच्चों की मातृभाषा मराठी, तो स्कूल में भी किसमें पढ़ाओ, मराठी। गुजरात के बच्चों की मातृभाषा गुजराती, स्कूल में भी किसमें पढ़ाओ, गुजरात। कर्नाटक के बच्चों की मातृभाषा कन्नड़ा, तो स्कूल में भी किसमें पढ़ाओ, कन्नड़ा। पंजाब के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी, तो स्कूल में भी किसमें पढ़ाओ। और दुनिया के तमाम विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन उसी भाषा में हो जो भाषा वो घर में बोलता है, तो बच्चा ज्यादा समझता है, चीजों को जल्दी समझ पाता है। और अभी अपनी 2020 में नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही बात कहती है, यदि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, किस में दी जाए, तो बच्चा जल्दी सीखता। और दुनिया के सारे विद्वान, तो अभी अपने इसमें भी कहा गया नई शिक्षा नीति में, तब भी अपने विद्वान ये सब बात कर रहे थे। एक गांधी जी का स्टेटमेंट है, गांधी जी का है कि मैं बचपन में इंग्लिश में साइंस पढ़ता था, कौन सी भाषा में साइंस पढ़ता, और तब मेरे को समझ ही नहीं आता कि साइंस में क्या समझा रहे हैं, इसमें ये मिला दोगे तो ये बन जाएगा, इसमें ये मिला दोगे तो ये बन जाएगा। फिर जब बड़ा हुआ तो मैंने वही बात गुजराती में पढ़ी और मेरे फटाफट समझ आ गई। तो मुझे लगता है ये मेरे को उस टाइम भी गुजराती में पढ़ाते तो मेरे समझ में आ जाते। अब मेरे वहां दो प्रॉब्लम थी, पहले तो मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, फिर साइंस नहीं आती, तो अंग्रेजी में साइंस तो और टफ हो जाती, वरना साइंस नहीं आती गुजराती में समझाते तो कम से कम गुजराती तो आ ही रही थी, गुजराती में समझाते इजिली समझ में आते। इसलिए बच्चों की मातृभाषा कौन सी, सॉरी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा किसमें होनी चाहिए, किसमें, पूरा भारत ही मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा लेता है अपने को छोड़ के। अपने साथ दिक्कत हुई कि अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो हुई हिंदी में, किसमें भी, और अपने घर की भाषा हिंदी नहीं है, अपने घर की भाषा रही राजस्थानी। अब मम्मी बोलती है अलग, स्कूल में मैम बोलती है। पश्चिमी राजस्थान में अनार को कहते हैं दाड़म, अनार क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दाड़म बोलते हैं। अब गए स्कूल और स्कूल जाते का बच्चों ऐसे अनार, और मैडम ने अनार का फोटो दिखाया गया अनार, और बच्चन का दाड़म है दाड़म, क्योंकि उसके घर में क्या था, वो दाड़म। घरों में पश्चिमी राजस्थान में खरगोश को बोलते हैं सुसियो, क्या बोलते हैं, सुसिया। मैडम ने कहा बच्चों खे से खरगोश, फोटो दिखाया खरगोश, बोलते सुसिया। और मैडम ने कहा नहीं मैं थप्पड़ मारूंगी, सुसिया नहीं होता है, इसको खरगोश कहते हैं। बच्चे ने डर के मारे कहा है तो सुसिया ही, आप कहते हो तो मैं इसको क्या मान लेता हूं। पर अब उसके ये नहीं समझ में आ रहा कि दो लोगों में से एक पक्का झूठा है, या तो मम्मी झूठी है जो उसको सुसिया कहती है, या मैडम झूठी है जो इसको क्या कहती है। तो बचपन तो इनमें बीत गया कि सुसिया है खरगोश है, क्योंकि हमारी अब हुआ क्या, स्कूल के 6 घंटे तो बोली हिंदी, घर पे आके 18 घंटे जो बाकी बच्चे उनमें सोने के अलावा बाकी में क्या बोली, राजस्थानी। इसलिए चीजों को समझने का जो तरीका विकसित हुआ वो तो हुआ राजस्थानी में। स्कूल में जाते मोड चेंज कैसे हो, भाई बच्चा समझता है ना मम्मी से पापा से कि इधर आ उधर जा, इन चीजों को समझता है यार, ये बोला इसका मतलब ये है, ये बोला इसका मतलब ये, उसके दिमाग में सेंसेस जाते हैं। अब वो घर पे अलग प्रकार से ले रहा है उन सेंस को, स्कूल में जाते उसको अलग प्रकार से बताया जाता, डरा के और बताया जाता। और अपने स्कूलों ने वो और कहना शुरू किया कि यदि स्कूल में घर वाली भाषा बोली तो थप्पड़ पड़ेंगे, इसलिए ज्यादातर बच्चे तो बोलने ही बंद हो गए। उनका मरने दो, कुछ ही नहीं बोल रहे, शांत बैठे, बोलो मैडम आप बोलो, हम खाली सुन रहे। इसलिए अपने ज्यादातर के साथ समस्या रहती स्टेज फोबिया, क्योंकि कभी ऐसा हुआ, कई बार फिर ऐसा भी हुआ कि बच्चे को कहा कि लो आगे आके बोलो,
या फिर बच्चे ने किसी की शिकायत भी की कि भाई मैडम ये मेरे चूंटिया भर रहा है। अब घर में इसको चूंटिया ही बोलते थे, उसको चूंटिया ही आता था। अब मैडम ने वापस कहा, अब चूंटिया उसने भरा, थप्पड़ उसके पड़ना चाहिए, मैडम ने इसके मार दिया, क्योंकि क्या बोल रहा था, घर की भाषा बोल रहा था। तो अगली बार से उसके तो दिमाग में नहीं है कि अब चूंटिया भरे तो भरे, मैं इसका सिर फोड़ दूंगा, लेकिन मैडम को जाके शिकायत लगाऊंगा। ये है चुटकी काटना, है ना। पर आप किसी कहते हैं इसने मेरी चुटकी काटी तो फील ही नहीं आता, अब चूंटिया भरा दर्द फील होता है भाई साहब चूंटिया के अंदर। कई बार क्या होता है, जो आपकी मातृभाषा होती है वो और दूसरी भाषा में इतना फर्क आ जाता है कि आपकी जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से डेवलपमेंट हो, और फिर अपने साथ एक और बुरा किया। घर में बोली राजस्थानी, स्कूल वालों ने बोली हिंदी, जैसे तैसे करके 5 साल में हिंदी सीखी, छठी में आते गा इंग्लिश। मरा दिया यार, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? तो ये तो मैं भुगत भोगी हूं। घर में बोलता राजस्थानी, स्कूल में बोलता हिंदी, पर मैं सीख गया, हिंदी भी सीख गया। भाई ठीक है, बोलते तब लहजा थोड़ा राजस्थानी आता, पर आती थी बोलनी, बोलते थोड़ा वैसे ही थे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं आधे अक्षर नहीं बोले जाते, ये बोले नहीं जाते थे। इनको बाद में हम सकूल ही बोलते, नहीं बोला जाता स्कूल। टीचर भी सकूल बोलते थे, हम भी सकूल कहते। मेरा खूब साल तक स्प्रिंग बोर्ड ही बोला हुआ है, आधा होता ही नहीं हमारे उस साइड में, कोई बोलता ही नहीं। स्प्लेंडर, स्कॉर्पियो, पर्यापत, आत्महत्या, संकल्प, विकल्प, आत्मघाती, शब्द, सवर, ऐसे ही बोलते थे। और हमें अजीब भी नहीं लगता था, हमें लगता ठीक है जब आसपास वाले सारे बोल रहे तो अपने बोल रहे। मैं तो हमेशा कहता हूं आपको, कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा टीवी पे उसके अपने इतने सालों से काम करा, 1000 एपिसोड तो बना दिए होंगे। एक सिंगल एपिसोड में बता दो जब उसने आधे अक्षर पूरे बोले हो, वो आधे अक्षर सही बोले हो। हमेशा ऐसे बोलता है, ये हमेशा इस सह को वो पूरा ही बोलता है। आप मुझे एक पंजाबी गाना तो 1 लाख होंगे, यूट्यूब पे पड़े होंगे, 1 लाख या 10 लाख ही होंगे। एक पंजाबी गाने में बता दो कि उन्होंने आधा सा आया था उसको आधा ही बोला है। बोला ही नहीं जाता, लोकल भाषा में होते ही वैसे ही है, इसलिए उनके गानों वैसे आएगा। तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखिया सी, स्क्रीन शॉट नहीं स्क्रीन शॉट में रखिया सी। इसलिए मूवी देखी होगी आपने कश्मीर फाइल्स देखी, उसका जो गुंडा होता बिट्टा, वो बिट्टा कहता हम सटेट के टूल्स नहीं है, स्टेट टूल्स नहीं टूल्स होता है, ऐसे ही है। पर मैं फिर भी ये थोड़े से गलतियां थी मेरी, बाकी मैं सीख सा गया, हिंदी ठीक बोल लिया करता, बोलने में भी अच्छा था, आगे खड़ा होकर भी बोल जाया करता, स्टेज फोबिया भी नहीं रहा, क्लास में इंटेलिजेंट था, मेरी फर्स्ट रैंक आती। गांव में स्कूल 5th तक ही था, सरकारी स्कूल था, उसमें पढ़े। अब 6 में क्या करें, तो 6 में घर वालों ने एक प्राइवेट स्कूल में पास में कस्बा था वहां पर भेज दिया। इतने शुरू के 2-1 महीने इतने दब्बू पड़े में गुजरे कि वहां पर वो बच्चे इंग्लिश बोलते और मेरे को उनका कुछ ही पल्ले नहीं पड़ता। और हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अपने को यहाँ बोलना है कि नहीं बोलना है, इसने जो बोला ये समझ में भी नहीं आया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये बड़ा डर डर के से रहते, लगता है यार 5वीं तक अपने स्कूल के टॉपर थे, अचानक स्कूल में आते हालत बेचारे जैसी है, और अपने को बड़ा डर सा लगता है। इवन मेरे तो ये भी नहीं समझ में आता था कि जब टीचर क्लास में आता है तो बच्चे खड़े होके क्या बोलते हैं। अब वो हमारे स्कूल में ऐसा कुछ था ही नहीं, हमारे ऐसा था कि टीचर क्लास में आता हम सारे खड़े हो जाते, कुछ नहीं बोलते, खाली खड़े हो जाते, मैडम आया करते, मैडम बैठ दो तो हम वापस बैठ देते, इतना ही था। यहां दूसरा था, यहां टीचर क्लास में आता सारे खड़े हो कहते वेलकम सर, टीचर कहता सिट डाउन, वो कहते थैंक यू सर। मैं कई दिन तक इसको पढ़ने में रहा कि क्या बोलते हैं, मैं लिपसिंग पढ़ता हूं क्या बोला इन्होंने। पर अब वो एक साथ पूरी क्लास बोलती जोर वेलकम सर थैंक यू सर, तो आपने समझ में भी कुछ, आप अकेले मेरे से बोलो तो समझ आता है, एक साथ शोर सा मचता, पूरी क्लास टाबर होते 6 क्लास में पढ़ने वाले सब बोलते। फिर मैंने और नोटिस किया, हमारे वहां ये था कि भाई पानी पीने के लिए जाना है, गांव की स्कूल थी, मैम मैम को तो मैम तो बोलते नहीं थे, कहते बहन जी। बहन जी क्या करते, बहन जी पानी पियाऊं, बहन जी कहते चला जा, वापस आना, बहन जी अंदर आ जाऊं, अंदर आ जाओ, या दादा हिंदी बोलते क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आ जाओ। अब वहां आगे देखा कि वहां वो बच्चे बोलते मे आई कम इन सर। अब मेरे ये तो एकदम ही नहीं पल्ले पड़ा ये क्या है, पर मैं यूं इंटेलिजेंट था, मैंने यूं अंदाजा लगाया यार क्या बोलते हैं। तो मैंने
लगातार सुनने की कोशिश की कि अभी क्लास में इसने क्या बोला, क्योंकि जस्ट कोई इंटरवल के बाद होता तो बच्चे लेट लेट तक आते रहते, कोई 2 मिनट बाद आए, कोई 3, सर आ गए, सर आ गए, फिर सर मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। अब वो छोटे बच्चे जल्दी जल्दी में बोलते रहते मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। तो मैंने ये पकड़ लिया कि अंदर आते हैं तब बोलते हैं मेक मिन सर, है ना। अपने को मैं आई कम इन नहीं समझ में है, अपने को मेक मिन, अपने को ये समझ में कि ये मेक मिन बोलते हैं। अब मैं 1.5 होशियार और बना, मुझे लगा कि ये इस स्कूल का पक्का है कि यहां टीचर आए क्लास में तो भी कहना है मेक मिन सर, बिठाए तो भी कहना है मेक मिन सर, क्लास में आए तो भी अपने क्या बोलना है मेक मिन सर। हमारे एक सर आया करते सिकंदर खान सर, एक दिन क्लास में आए, क्लास में पूरी क्लास खड़ी हुई, पूरी क्लास ने बोला वेलकम सर, अपने 1.5 होशियार अपने बोला मेक मिन सर। तो उन्होंने कहा बाकी बैठ जाओ, तू खड़ा रहे। क्यों खड़ा किया, और अपने कोई डर नहीं लगा, उन्होंने सही बोला। तो क्या नाम तुम्हारा, मेरा नाम राजवीर। कहां से आते हो तुम, पास में कोई हम गांव से आते, उस गांव का नाम लिया, उस गांव से आता हूं। तो अभी मैं आया, तुम क्या बोले क्लास में, मैं कॉन्फिडेंट, मैं मेक मिन सर। बाकी बच्चों ने क्या बोला, मैं मेक मिन सर, मुझे लगता था सारे यही बोलते हैं। उनका नहीं ऐसे नहीं बोला, किसने बताया तुझे, मैंने देखा ये सारे ऐसे ही बोलते हैं। पास में मेरा जो जस्ट पास में बैठा उसको खड़ा किया, बता इसको क्या बोले, उसने कहा हमने अभी बोला वेलकम सर। बैठते टाइम क्या बोला, थैंक यू सर। बता क्या बोला, मैंने कहा वेलकम सर। बैठते टाइम थैंक यू सर। क्लास में थे तब उसने कहा मे आई कम इन सर। तो मेरे समझ में आया हाँ यार ये 3 अलग अलग है। आते टाइम ये मेक मीन बोलना है, कई साल मेक मीन बोला, मे आई कम इन तो फिर भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली मे आई कम इन होता है इसका, और ये एक वेलकम सर होता है, कौन सा होता है, थैंक यू सर होता है। मैं उन सर को तो मैं खूब धन्यवाद देता हूं कि उन सर ने उस दिन मुझे यूं नोटिस किया कि यार ये बच्चा इस प्रकार से सही नहीं बोलता, इसको पता नहीं, इसको इंग्लिश आती नहीं है। थोड़े दिनों बाद वो हिंदी पढ़ाया करते थे, हिंदी के सर थे। थोड़े दिन बाद हिंदी का पेपर हुआ, मैं उस पेपर का टॉपर था। हिंदी तो आती थी, 5वीं तक मैं मेरी क्लास का टॉपर था, तो हिंदी तो आती है। तो वो वापस आए क्लास में, वापस आके उन्होंने नंबर सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई ये हाईएस्ट फर्स्ट सेकंड रैंक सुनाई, फर्स्ट रैंक पे कौन है। तो मैं खड़ा तो उन्होंने कहा अरे तुम तो मेकमिन सर हो। मैं कहा जी सर, अब तुम समझ गए ना, बताओ क्या बोलते हैं। मैंने वापस बोल दिया तुम्हारी कॉपी है। जी सर मेरी कॉपी। तुम्हारे नंबर, वेरी गुड यार, शाबाश, तुम्हारी तो कोई गलतियां भी नहीं थी, तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। उन सर ने उसके बाद मुझे नोटिस करना शुरू किया कि अरे बच्चा पढ़ने में ठीक है, ये केवल गांव का है इसलिए इसको इंग्लिश नहीं आती, बाकी इसका ठीक है, क्लास में बोलता सही है, कुछ कभी कुछ सुनाने के लिए कहे तो सुनाता भी सही है, आंसर अच्छे लिख के लाता है, याद कर लेता है सारे सारे। वो एक सब्जेक्ट और सामाजिक पढ़ाते, तो मैं सामाजिक भी, एसएसटी जिसको आप बोलते हैं ना, तो हम सामाजिक बोला करते, वो मैं बहुत अच्छे से याद करके आता। मुझे याद है दिन उन्होंने क्लास में पूछा कि आप में से कौन क्या क्या बनना चाहते हैं, सब बच्चे खड़े हुए, अब सारे वो शहर के बच्चे आते, उन किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं अपनी जिंदगी एक सपना था फौजी बनेंगे, क्योंकि आसपास वाले सारे फौज में थे, तो मुझे लगता था 10th पास करेंगे, 10th पास करने के बाद दौड़ लगाएंगे, फौज में चले जाएंगे अपने, तो अपने दिमाग में था फौजी बनना है। मैंने कहा फौजी, मैं उस क्लास का एकमात्र बंदा था इसने कहा कि मुझे फौज में जाना है, तो वो सर मेरा नाम ही निकाल दिया उन्होंने, फौजी। बस वो हमेशा आगे जब भी कोई सुनना था, अरे फौजी सुना देगा, क्लास में मॉनिटर बनाना, अरे फौजी तुम बन जाओ। मेरे में गजब कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगा कि नहीं, अपने खाली इंग्लिश नहीं आती बल्कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं भी इन लोगों के बराबर हूँ, अपने खाली इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। किसी छोटे बच्चे को कॉन्फिडेंस की तो आवश्यकता होती है। मुझे लगता है उस दिन यदि वो टीचर मेरे तो थप्पड़ मार देता, मैं पूरी जिंदगी दब्बू रहता, और मार देना चाहिए था उनको। आप कैसे बोल सकते हो, जब पूरी क्लास वेलकम सर बोल रही, तुम खड़े होकर मेकमिन सर कैसे बोल सकते हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो टीचर मार भी देते थे ऐसी बातों पे, तो अपने पूरी जिंदगी दब के रहते, और मुझे हमेशा डर लगता, पर उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ाया धीरे धीरे धीरे। तो अभी काफी साल बाद उन सर से मेरी बात हुई वापस। अब भाई उसके बाद मैं उस कस्बे में नहीं गया, ट्रांसफर हो गए, पापा गए, अलग आ गए। अब वो बात होगी 1999, अब चल रहा है 2024, 25 साल। मैं उसके बाद उस स्कूल में नहीं पढ़ा, स्कूल छोड़ दी और तू भी। तो सर का वापस फोन आया कि यार मैंने तेरे बारे में सुना, ये है। तो कोई मुझे किसी ने आके बताया कि यार सर ऐसे कर रहे थे, तो मैंने सर के नंबर लेके मैंने फोन किया, सर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका पुराना स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ यार मेरे को याद है तू, और तू इतने साल से मिला ही नहीं है। सर मैं अलग आ गया, ये वो। तो मैं तुझे याद हूँ, तू याद तो है मैं तुझे पढ़ाया करता था। अरे मग सर आपके चक्कर में मैं बोलना सीखा, आपके चक्कर में वो दब्बूपना समाप्त हुआ, वो कैसे भूल सकता हूँ। तब मुझे लगता है कि यार ठीक है, मुझे वो सर मिले। कई बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनको वैसे सर नहीं मिले, वो कई दब के रहे होंगे। कितना अन्याय किया, उस भाषा में नहीं पढ़ाया गया जिस भाषा में हम घर में समझते थे, उसी भाषा में पढ़ाते जिसमें घर में समझते थे। क्या भाषा ज्ञान का आधार है क्या? मुझे इंग्लिश नहीं आ रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं इंटेलिजेंट नहीं था। मैं था, इंटेलिजेंट था, मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती थी। उस साल उस स्कूल में हमारे एक रूल था, एक मंडे को छोड़ के अगले मंडे टेस्ट होंगे, 15 दिन से टेस्ट होंगे। जिस बच्चे के 4 नंबर से कम आएंगे, 10 नंबर का पेपर होता, 4 नंबर से कम आएंगे, उनके डंडे पड़ेंगे।
मैं उस स्कूल का एकमात्र बच्चा था जिसके कभी भी 4 नंबर से किसी भी सब्जेक्ट में कम नहीं है। इसका मतलब पढ़ने में तो मैं अच्छा था। अंग्रेजी नहीं आ रही क्योंकि आपने पढ़ी नहीं। हिंदी बोलनी अच्छी नहीं आती क्योंकि मैं घर पे बोलता ही नहीं। उतनी हिंदी आती है जितनी मैं स्कूल में बोलता था, उतनी अंग्रेजी आती है जितनी सिखाई गई। 6 क्लास में पूरी साल उस स्कूल ने यह प्रयास किया कि हमें एबीसीडी सिखा दे, इसलिए पूरी 6 क्लास में केवल एबीसीडी सीखी कि लिखने नहीं आते थे हमें। किनको ऐसे लिखते हैं तो मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। एक बड़ा धोखा हुआ कि पूरी साल एबीसीडी सीखी, लास्ट में जा जाते हो जो अंग्रेजी वाले सर थे उन्होंने कहा ये अंग्रेजी तो काम ही नहीं आती, अब आपको ये लिखनी है। सामने लगा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। 12 महीने एक सीखी है, डेली डेली वो यूं रटे मारते उसके ज्यादा आगे धीरे धीरे आई। बाद में अंग्रेजी, अब बाद में अंग्रेजी वाला तो माहौल अपने और वैसा रहता है कि अंग्रेजी को अपने भाषा समझते ही नहीं, अंग्रेजी को अपने समझते सब्जेक्ट, है ना। इसलिए अपने कहते हैं कि पहले आपको ग्रामर सिखाएंगे। हिंदी की ग्रामर सीखी थी क्या? हिंदी बोलनी सीखी उससे पहले ग्रामर सीखी थी क्या? बोलना सीख गए क्योंकि सारे बोलते थे इसलिए अपने बोलने सीखे। डायरेक्ट सेंटेंस सिखाए, रतन चल, घर आ, कमल स्कूल जा, डायरेक्ट सेंटेंस सीखे। ऐसे थोड़ी था कमल इसमें करता है, चल इसमें क्रिया, नहीं सिखाया ना। अंग्रेजी के साथ सबसे भयंकर दिक्कत है कि पहले आप कहते हो ग्रामर सीख, उस ग्रामर में जिंदगी कट गई। अब वो 6ठी क्लास से लेके 7th से लेके 12वीं तक खाली टेंस सीखे। और टेंस ही वो जिसमें एक जैसे सेंटेंस, जो कभी सेंटेंस भी चेंज नहीं होते। राम बाजार जाता है, सीता खाना पकाती। मैं हमेशा कहता हूं कि यार ये कितना जेंडर बायसनेस है। राम कभी भी खाना नहीं पकाता, सीता कभी बाजार नहीं जा रही। अब तो मॉडर्न टाइम है, कभी तो सीता बाजार जाए, एक दिन तो राम भी कुकिंग करे। अभी तक वो सेंटेंस सिखा रहे हैं। मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन टाइम पे जा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी, डॉक्टर साहब कभी तो जल्दी आओ यार, हर बार लेट क्यों आ जाते हो डॉक्टर साहब आप। सेम सेंटेंस वही 7th में बनाए। अब मुझे टेंस बहुत अच्छे आते हैं, मेरी टेंस में कभी कोई गलती नहीं हो, पर बोलनी अभी तक नहीं आती क्योंकि आपने ग्रामर सीखी, आप बोले ही नहीं। आपने रूल सीखे, ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, इसलिए लिखवा लो। मैं बोल देता हूं पर इतनी कि वो हिंदी का सेंटेंस अब अभी तक भी दिमाग में है। मैं जब भी किसी घटना को देखता हूं तो घटना सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है राजस्थानी में, फिर मेरा दिमाग उसको कन्वर्ट करता है हिंदी में। क्योंकि हिंदी से मैं ज्यादा फेमिलियर हूं इसलिए हिंदी में फटाफट कन्वर्ट हो जाता है, मुझे वो पता नहीं चलता। फिर मैं उसको दिमाग लगा के कन्वर्ट करता हूं इंग्लिश में। अभी तक भी मेरा दिमाग वैसे काम करता है। किसी घटना को देखा, फिर अब हिंदी का सेंटेंस दिमाग में है, अब उसको अंग्रेजी में करना है। अंग्रेजी में करना है तो फिर मैं सोचता हूँ वाज लगाऊं, वर लगाऊं, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, किस में जाएगा, आईएनजी लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। दिमाग व्याकरण से बाहर नहीं निकल पा रहा, आप ग्रामर से बाहर नहीं निकाल पा रहे। फिर आपको सब इंग्लिश बोलना सीखो, कहां से सीखे? दिमाग की फॉर्मेशन ही वैसे। क्या हिंदी का सेंटेंस बोलते समय हम ध्यान रखते हैं क्या क्रिया कहां लगानी है और कर्ता कहां पर लगाना? बोलते हैं, बोल रहे थे बोलना सीख गए। कुछ साल गलत बोली होगी, धीरे धीरे सही सीख गए। अंग्रेजी वाले में ये, यदि अपने गलत बोलने की कोशिश भी करें तो अपने को ठोकते हैं, अरे आती तो ही नहीं, एक बार को ऐसे कर देता तब मर जाते हैं। इसलिए बोलिए, गलत बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। भाषा है, भाषा ज्ञान का आधार नहीं है। भाषा अलग चीज होती है, ज्ञान अलग चीज होता है। पर धीरे धीरे आप बोलेंगे, इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे। इस भारत में इंग्लिश बोलना अच्छा माना जाता है तो सीखिए, है ना। रोम में रहना है तो वैसे ही रहिए जैसे रोमनवासी रहते हैं। यदि और फिर भाषा में कोई दुराभाव भी नहीं, ये भी नहीं कि अंग्रेजी के प्रति हमारा कोई दुराभाव और हम अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते, नहीं, दुराग्रह। हमारा अंग्रेजी के प्रति भी अच्छा भाव है, हम अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अंग्रेजी सीखी तो दुनिया की अच्छी किताबें अंग्रेजी में, उन अच्छी किताबों को पढ़ पाएंगे। मुझे इस एक बात का केवल रिग्रेट रहता है कि मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं जो ज्यादा अच्छी बुक जो कुछ हिंदी में आती नहीं है वो पढ़ नहीं पाता। यार ये बुक में पढ़ता तो अपने को 4 बातें और आती, पढ़ लेता हूँ, अभी पढ़ लेता हूँ, ये नहीं अंग्रेजी से पढ़ी नहीं जाती, पढ़ लेते हैं अपने। और होता क्या है, अंग्रेजी का जब सेंटेंस पढ़ते हैं फिर वो उसको हिंदी में कन्वर्ट करता है, तो वो जो उसका भाव होता है ना, भाई हिंदी का सेंटेंस है, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आप सोचते थोड़ी क्या है, आ गया समझ में, अगला सेंटेंस आ गया। यहाँ एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसको दिमाग इतना जाम हो जाता है वहां पे, कन्वर्ट करता करता कन्वर्ट, इतने में अगला पैराग्राफ जो शुरू होता है तो पहले वाला पैराग्राफ भूल ही जाते हैं क्या लिखा हुआ था। तो वो जो तारतम्य बनना चाहिए ना, कंटिन्यूटी बननी चाहिए, वो बन ही नहीं पाती। इसलिए आपके जिन लोगों के भी जो ग्रामीण परिवेश से, जिनकी भी अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बोला जाए, गलत बोला जाए, जो टूटी फूटी जैसे आती है वैसे बोली जाए।
क्या फर्क पड़ेगा, साल 1.5 साल माथा पच्ची करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हम पहले छोटे हुआ करते, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते, तब यूं कॉलेज में बेसिकली करते कि रूम के अंदर केवल इंग्लिश बोलेंगे, तो हालांकि फिर रूम में बातचीत बंदी हो जाती थी कि रूम में हिंदी नहीं बोलेंगे या राजस्थान नहीं बोलेंगे, अपने क्या बोलेंगे, इंग्लिश। पर फिर भी थोड़ा थोड़ा बोला करते, तो मुझे लगता है कई चीजें तब की भी मुझे याद है कि हाँ यार वहां से ये सीखा था, ये सीखा था, ये सीखा था। बोले बड़ी बात है, तो तिलक वाली बात बेहद सही है। किसी भी बच्चे को उसकी जो प्राथमिक शिक्षा वो किसमें मिलनी चाहिए, दुनिया के तमाम देशों में। अपने क्या है, इंग्लैंड के गुलाम रहे, इसलिए अंग्रेजी वाला भाव अपने थोड़ा ज्यादा रहा, क्योंकि वो शासक वर्ग की भाषा थी, रूलिंग क्लास की भाषा इंग्लिश है। और हर आदमी रूलिंग क्लास से प्रभावित होता है। हर आदमी वो, अरे कलेक्टर साहब इंग्लिश बोलते हैं, इसका मतलब कलेक्टर साहब बड़े आदमी है, बड़े आदमी क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो मुझे भी क्या नहीं चाहिए। इसलिए वो भाव हमेशा रहा। वरना वो मैं कई बार बताता हूं, मैं 2 बार रूस गया हुआ हूं, वहां एक आदमी को अंग्रेजी नहीं आती नहीं उनको। मतलब जो गाइड आता है ना घुमाने वाला, उसको भी मेरे से कम आती है। तो वहां जाके मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे इससे ज्यादा आ रही है, इसको मेरे जितनी भी आती। और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा जरूरत ही नहीं, रशियन में पढ़े, रशियन बोलते हैं, रशियन आती है, खत्म बात। जर्मनी का एक आदमी आ जाएगा, उसको इंग्लिश बोलनी तो जर्मन बोलता है। फ्रेंच का एक आदमी आएगा, फ्रांस का एक आदमी आएगा, उसको इंग्लिश बोलनी, पूरा देश उसी भाषा में पढ़ा। ये अपने थोड़ा सा इस वजह से भाव रहा, हालांकि कोई गलत बात नहीं। अंग्रेजी ने अपने को बहुत अच्छे अवसर भी उपलब्ध करवाए हैं। भारतीयों की इंग्लिश दुनिया में सबसे अच्छी है ना। जब मैं ये कहता हूँ भारतीयों की, तो आप मन ही मन मुस्कुराते हो, आप लगता है सर खुद को देख लो आज कांच में जाके, है ना, कैसी आपकी अंग्रेजी। पर भारत का मतलब साउथ इंडिया भी तो है, साउथ इंडिया वालों की इंग्लिश खूब सारी अच्छी होती है, तो साउथ इंडिया वाले, इसलिए आज भी दुनिया के ज्यादातर देशों में, बड़े बड़े देशों में अपने को खूब जॉब मिलती है। अमेरिका में खूब सारे इंडियंस भरे पड़े हैं, क्योंकि अमेरिका की भाषा इंग्लिश, हमारी भाषा इंग्लिश। इसलिए चाइनीज है ना, चाइना चाइना तो अपने बच्चों को दिल्ली भेजता है अंग्रेजी सीख के हो, वरना अपने को बाहर जॉब मिलनी बंद हो जाए, क्योंकि उनको मंदारिन, चाइना की भाषा कौन सी है, तो वो मंदारिन नहीं आती है, दूसरी भाषा आती नहीं। इसलिए दिल्ली में जितने भी चाइनीज पढ़ने के लिए आएंगे, वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ने आएंगे, इंग्लिश पढ़ने के लिए आएंगे, और इंग्लिश का कोर्स कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश का माहौल है, यहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश का अपने काम भी पड़ता है, इंग्लिश भाषा आनी भी चाहिए, तो आप भी सीखिए, जितनी जैसे सीखी जाए वैसे सीखिए। देश आजाद होते ही पहली बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी विभाजन, है ना। फिर अपने कोशिश की थी, नेहरू जी ने बाकायदा कहा था हिंदी को क्या बनाया जाए, राष्ट्रभाषा। साउथ इंडिया वीटो कर गया। साउथ इंडिया ने कहा यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे, हम देश बना लेंगे हमारा। इसलिए बाद में नेहरू जी ने बैकफुट पे आए, इन्होंने कहा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी राजकीय भाषा है। कैसी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है, राष्ट्रभाषा इनमें से कोई भी नहीं। पर नेहरू जी ने फिर कहा कि मैं चाहता हूं कि हिंदी को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जाए, एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदी को हम देश की क्या बना देंगे, राष्ट्रभाषा। पर बढ़ावा कौन देंगे, राज्य देंगे। तो साउथ ने तो आज दिन तक ही नहीं दिया, साउथ ने कहा हम देंगे ही नहीं। इसलिए नेहरू जी ने एक और लेके आए, एक लेके आए कि 6 से 10 तक, कहां से कहां तक, 6 से 10 तक हर बच्चे को एक थर्ड लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। हर बच्चे को क्या लेनी पड़ेगी, थर्ड लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। तो ये था कि साउथ वाले थर्ड लैंग्वेज लेंगे हिंदी। क्या लेंगे भाई, तमिलनाडु की एक लैंग्वेज होगी तमिल, एक हो गई अंग्रेजी, अब थर्ड लेनी है तो क्या ले लो, हिंदी ले लो। उन्होंने नहीं ली, संस्कृत। क्या ले ली थर्ड लैंग्वेज, संस्कृत ले ली। अपने वालों को भी कहा गया, इधर वालों को भी, कि भाई तुम भी हिंदी को बढ़ावा दो, अपने वालों ने दिया। पंजाब ने कहा थर्ड लैंग्वेज लेंगे पंजाबी, गुजरात ने कहा थर्ड लैंग्वेज लेंगे गुजराती, महाराष्ट्र ने कहा कि हम कौन सी लेंगे, मराठी। ले दे के हम बचे, क्योंकि हमारी तो वो मातृभाषा तो खत्म कर दी, हमारी शिक्षा किसमें लग गई, हिंदी। तो हमारी एक भाषा हो गई हिंदी, एक भाषा हो गई अंग्रेजी, तो थर्ड बची संस्कृत। इसलिए अपने भी ज्यादातर 6 से 10 तक क्या रही है, संस्कृत। पर हम जो गंगानगर साइड में जितने भी लोग बच्चे पढ़ते हैं वो लेते पंजाबी, वो थर्ड लैंग्वेज क्या लेते, पंजाबी। जैसे मेरे 9-10 के अंदर पंजाबी लेनी थी, हालांकि मेरे संस्कृत वाले सर ने लेने नहीं दी। विकास सर आए होंगे पढ़ाने के लिए आपको, विकास सर की 9-10 में जो थर्ड लैंग्वेज रही पंजाबी रही। बाड़मेर जालोर में जो भी बच्चे होते हैं वो थर्ड लैंग्वेज ले लेते हैं गुजराती। क्या ले लेते हैं, अब अपने विडंबना देखो, अपने बच्चा थर्ड लैंग्वेज भी राजस्थानी नहीं ले सकता। क्या आप राजस्थान में संस्कृत ले सकते हो, राजस्थान में पंजाबी ले सकते हो, राजस्थान में गुजराती ले सकते हो, राजस्थान में उर्दू ले सकते हो, राजस्थान में सिंधी ले सकते हो, राजस्थान में राजस्थानी ले सकते हो। हुआ ये कि अपने मुख्यमंत्री हुआ करते जयनारायण व्यास, नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाकर हिंदी को बढ़ावा दो, और किसी ने तो बात मानी नहीं, अपने वाले मान गए। तो हिंदी को बढ़ावा कैसे दे,
तो उनका ये था भाई पंजाब एक बार पंजाबी ना पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, गुजरात गुजराती ना पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए। सब बच्चों को हिंदी पढ़ाओगे, यदि हिंदी का एटमोस्फियर होगा, पूरा देश हिंदी बोलेगा, तो हिंदी क्या बन जाएगी? राष्ट्रभाषा। ये बात उनकी केवल अपन ने मानी, अपने मानी, इसलिए अपने राजस्थानी रख ली पीछे, हिंदी को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए आज अपने सारे क्या बोलने लगे? हिंदी। तो अपनी हिंदी अच्छी हो गई, पर इसके चक्कर में क्या खत्म हो गई? वो खत्म होने के चक्कर में ये हुआ कि हमारा पुराना जो भी साहित्य है वो मिट गया पूरा। हमारा पुराना जो भी लिटरेचर है, हमारी पुरानी जो भी हिस्ट्री है, वो पूरी पूरी समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब बच्चे इस भाषा में पढ़ेंगे नहीं तो उस भाषा आएगी भी नहीं। आप और देखो, अपने को हिंदी बोलनी भी आती है, हिंदी लिखनी आती है, अंग्रेजी बोलनी आती है, अंग्रेजी लिखनी आती है। हमें राजस्थानी बोलनी आती, लिखनी नहीं आती। बोल लेते हैं हम, फिर भी सारे बोल लेते हैं, घरों के अंदर बोल लेते हैं, लिखनी नहीं आती, क्योंकि स्कूल में वो माध्यम ही नहीं रहा। हम सीखेंगे तो वही भाषा ना जो स्कूल के अंदर लिखवाई जाएगी। स्कूल में लिखवाते थे तो हिंदी सीख गए, मान लो हिंदी भी ना लिखवाते, नहीं सीखते। आज भी आपको खूब सारे कोई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि अनपढ़ आदमी, प्योर अनपढ़ आदमी, जैसलमेर के किले के बाहर खड़ा है, अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसका अंग्रेजों से पाला पड़ता है। भले वो भीख मांगने का काम करता है, पर उसको अंग्रेजी के सेंटेंस आते, लिखनी थोड़ी आती है। स्कूल ही नहीं गया, लिखनी तब आएगी जब उस भाषा के अंदर लिखने की प्रैक्टिस करेगा, वो का वही है। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। अब भी धीरे धीरे प्रयास सरकार का यही है कि नहीं, हिंदी को बढ़ावा देंगे, हिंदी को बढ़ाएंगे। एक दिन ऐसा पूरे देश में माहौल तैयार होगा तो हिंदी भी क्या बन जाएगी देश की। मैंने आपको कई बार बताया कि इंग्लैंड की सरकार में एक मंत्री होता जो भारत के मामले संभालता, उसको बोलते भारत सचिव। क्या बोलते? जैसे मैंने बताया 1909 का एक्ट आया था, भारत सचिव कौन था? मार्ले। वैसे अब 1917 में भारत सचिव कौन है? मोंटेग्यू। तो ये घोषणा करेगा भारत के मामले ये संभालता, और उसने कहा कि भारतीयों को ग्रेजुअली स्वशासन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? क्रमिक रूप से, थोड़ा अभी, थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में, एक साथ नहीं देंगे। कैसे देंगे हम? क्रमिक रूप से। और जैसे यह बात कही, एनी बेसेंट ने कहा शाबाश, हम क्या मांग रहे थे? स्वशासन। अंग्रेजी भी क्या देना चाहते हैं? स्वशासन। एनी बेसेंट ने आंदोलन क्या कर दिया? समाप्त। तिलक गए एनी बेसेंट के पास, तो तिलक ने जाकर, मैडम ये क्या किया? होम रूल आंदोलन क्यों समाप्त कर दिया? मैडम ने कहा हम क्या मांग रहे थे? स्वशासन। अंग्रेज क्या देना चाहते हैं? स्वशासन। खत्म बात। भाई मैं डिमांड कर रहा हूं आपसे कोई, या आप मेरे से डिमांड कर रहे हो कि सर ऐसे पढ़ाओ, मैं वैसे पढ़ा दूं, तो फिर किस बात का आंदोलन? वैसे ना पढ़ाऊं तो तुम मेरे खिलाफ आंदोलन कर सकते हो। जो अंग्रेज दे रहे हैं वो हम मांग रहे थे। तिलक ने कहा मैडम दे दिया क्या? दिया तो नहीं, क्या भरोसा देंगे कि नहीं? एनी बेसेंट ने कहा बात सही है। एनी बेसेंट वापस आंदोलन शुरू करती है। इतने में एनी बेसेंट वाले समर्थक जाते हैं, उनका मैडम तिलक का दिमाग खराब है, क्या मांग रहे हैं आपने? स्वशासन। अंग्रेज क्या दे रहे हैं? स्वशासन। तो एनी बेसेंट ने कहा बात तो सही है। एनी बेसेंट ने बंद कर दिया। इतने में तिलक ने आगे समझा मैडम क्यों बंद कर दिया, दे छोड़ दिया। तो एनी बेसेंट की खुद की समझ नहीं है, चलाना है बंद करना है। तो अपने समर्थक और डाफा चूक हुए घूमते थे, चलाएं बंद करें, चलाएं बंद करें। एनी बेसेंट वाला लगभग बंद हो गया। उधर इतने में एक बुक पब्लिश हुई, उस बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम था बुक का? एक बंदे का नाम आपको नरेंद्र सर ने बताया, वैलेंटाइन सिरोल बताया था। तो वैलेंटाइन सिरोल ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम था? किसकी बुक है? वैलेंटाइन सिरोल। अनरेस्ट का मतलब क्या? रेस्ट का मतलब शांति, तो अनरेस्ट का मतलब क्या हो गया? अशांति। और वैलेंटाइन सिरोल ने कहा भारत में दो लोग अशांति कर रहे हैं। भारत में दो लोग क्या कर रहे हैं? अशांति। एक तो एक संगठन है, उस संगठन का नाम है आर्य समाज। क्या नाम है? एक बंदा है, उस बंदे का नाम है बाल गंगाधर। दो लोग रेस्ट नहीं करने दे रहे। संगठन तो कौन सा? आर्य समाज। बंदा कौन सा? बाल गंगाधर। और तिलक भी आंदोलन समाप्त होना जा रहा है, तो तिलक भी आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, पर उनके समर्थक कह रहे आंदोलन चलाओ। तिलक को पता था अब आंदोलन चलाने का कोई मतलब है। एनी बेसेंट ने खत्म कर दिया। बहुत ही अजीब सा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच। इसलिए तिलक ने एक दिन समर्थकों को बुला के कहा भाई साहब एक किताब आई है, तुमने पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। तो इस किताब में मेरी बेइज्जती की गई है। उनका सर बताओ कहाँ है, अभी पीट देते हैं उस आदमी को, आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है? तिलक ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे कि हमारी बेइज्जती क्यों की। सर करो मुकदमा, चलो कोर्ट में। अरे कहा यहाँ नहीं कर सकते, तो मुकदमा करने के लिए जाना पड़ेगा लंदन। कहाँ जाना पड़ेगा? इसलिए तिलक मुकदमा करने कहाँ गए? किस पे? फिर तिलक वापस आए। अच्छी ठंडी जगह थी, तिलक यहीं रहेंगे। 1 अगस्त 1920 को तिलक की वहीं पर क्या हो गई? मृत्यु। कुल मिला के एक नेता ने आंदोलन वापस ले लिया, एक नेता की डेथ हो गई। इसलिए होम रूल आंदोलन लीडरलेस हो गया था, लीडर बचे ही नहीं। क्या अंग्रेजों ने कहा था स्वशासन दे देंगे, इन्होंने मांगा स्वशासन, क्या स्वशासन मिल गया? नहीं मिला। इसका मतलब न तो रिजल्ट मिला था और लीडर भी समाप्त हो गए थे। इसलिए होम रूल आंदोलन परिणाम विहीन था,
नेतृत्व विहीन था, लीडरशिप लेस और रिजल्ट लेस।